Hello children, I hope you all are very good. Now in this class we are going to understand one major reason of the world, that is the land of forest, Congo. इस चैप्टर में हम कॉन्गो के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और क्या हम लर्न करने जा रहे हैं? कॉन्गो की लोकेशन, उसके पीपल, उसका एग्रीकल्चर, physical factors and climate or industries. So let's start the Congo. The torrid or tropical zone receives direct sunlight. आपको पता है अच्छे से कि जो हमारे टॉरिड जोन है वहाँ पर सन रेज डायरेक्टली आती है, इसलिए क्या होते हैं वो हॉटेस्ट जोन होते हैं. सो बेसिकली जो आपका 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक का एरिया होता है ना बेटा इक्वेटर के पास, that is known as equatorial region. So this region receive very direct sun rays and that's why it is very hot. Once again I am telling you, जो इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ पे ऊपर होगा और 5 डिग्री साउथ, ये जो एरिया है इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हॉट होता है. आपको पता है इस रीजन में बहुत सारी एरियाज आती हैं, बहुत सारे देश आते हैं. ब्राज़ील, कोलंबिया in South America, Congo and Kenya in Africa, Sumatra, Malaysia in Southeast Asia. But in this chapter we are going to study only Congo. So let's see where is Congo. लोकेशन देखते हैं हम कॉन्गो की. The official name of Congo आपको पता है बेटा क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. हालांकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं हम कॉन्गो के बारे में बात कर रहे हैं, बट ओरिजिनल नेम क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. प्रीवियसली इट हैज़ नेम जायरे. पहले हम उसे जायरे कह के बुलाते थे, बट बाद में 1997 में हमने इसको रीनेम किया. इट्स कैपिटल इज किनशासा. किनशासा जो है आपकी कॉन्गो की कैपिटल है. सो दिस कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्गो किनशासा. इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल अफ्रीका. आपका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, उसके सेंट्रल पोर्शन में आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या प्रीवियस नेम जायरे इज लोकेटेड. सो इट्स नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूड सेंट्रल अफ्रीकन यूनियन, सुडान ऑन द नॉर्थ, युगांडा, रवांडा एंड बुरुंडी एंड तंजानिया ऑन द ईस्ट, अंगोला ऑन द साउथ वेस्ट एंड कॉन्गो ब्राज़ीलिया ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्गो. तो बेटा आपने कॉन्गो की लोकेशन पढ़ी कि कॉन्गो हमारा कहाँ पर है? सेंट्रल अफ्रीका में है. और आपने ये समझा कि कॉन्गो का प्रीवियस नेम क्या था? दैट इज जायरे. और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि कॉन्गो कहाँ पर है? आपका हॉटेस्ट रीजन में है, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ. नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ कॉन्गो. The main physical feature of Congo is the Congo River. You know beta, Congo River is the second most longest river in the Africa after the Nile. Nile is the longest river even in the world also and in the Africa also. But after Nile क्या है? Congo River है, and it covers the distance of 4,700 किलोमीटर. इतनी लंबी नदी ये सेंट्रल अफ्रीका में बहती है. This is lifeline of the country Congo. The whole river is not navigable. पूरी नदी में आप navigable नहीं है, but some large areas are so waterways and they are used extensively in the Congo. बहुत सारी एरिया को यूज़ किया जाता है as a waterway in the Congo River. Other physical features apart from Congo River include the mountain ranges in the eastern edge and the western edge. बहुत सारी माउंटेन रेंज आपको मिलेंगे ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्गो में. The Virunga range has 8 volcanic peaks out of 2. मीन्स इन सब में से 8 में से जो 2 है ना बेटा, दे आर एक्टिव वॉल्केनोज. यानी 2 पीक्स पे तो वॉल्केनोज एक्टिव हैं. एंड मोर ओवर देयर इज अ लार्ज प्लेट्यू इन द सदर्न पार्ट ऑफ कॉन्गो. तो देखो रिवर भी हो गई, माउंटेन रेंज भी हो गए,
और आपके एक्टिव वोल्केनोस भी हो गए एंड मोर ओवर लार्ज प्लेट्यू एरिया भी है जिससे हमें मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पर. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्लाइमेट ऑफ कॉन्गो. Being in the equatorial region, the day and nights are equal in Congo. क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, तो डायरेक्ट सन रेज फॉल हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे डे और नाइट इक्वल होंगे. इट रिमेन्स हॉट एंड वेट ऑल द ईयर राउंड. एवरेज टेम्परेचर यहाँ का कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन द मॉर्निंग. एज द डे एडवांसेस, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है धूप बहुत तेज होती है, टेम्परेचर राइजेस होता है क्योंकि जो सन है वो डायरेक्ट हेड पर आ जाता है. एंड बाय द नून, आफ्टरनून जो होता है ना, उसके बाद द स्काई बिकम्स डार्क एंड क्लाउडी. इट स्टार्ट्स टू रेन हेविली इन द आफ्टरनून एंड कॉन्गो रिसीव्स मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली. अच्छी रेनफॉल है ये. Afternoon rains make the evenings and nights cool and this type of climate lasts throughout the year in the Congo. कि मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, आफ्टरनून में हैवी रेन हो जाना, नाइट जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, तो ये जो क्लाइमेट है ना कॉन्गो की थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है. अब हम चलते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, नेचुरल वेजिटेशन, उसको डिस्कस करते हैं. The hot and wet climate of Congo is suitable for rich plant life. भैया प्लांट लाइफ जो है ना ऐसी ही क्लाइमेट में जल्दी से ग्रो करती है. The trees grow very quickly. They are dense and tall. Tall means आप ये कह सकते हो 60 मीटर हाइट तक के ट्री होते हैं यहाँ पे. And they form the canopy. इस तरीके का कौन होता है ना, कैनोपी बनाते हैं at the top and not allowing the sunlight to penetrate through the ground. अगर आप इन डेंस जंगलों में जाओगे ना बेटा तो आपको अंदर डार्कनेस ही मिलेगी, सनलाइट आने ही नहीं देते ये पेड़, इतने डेंस होते हैं और कैनोपी बना देते हैं इस तरीके से. सो द फॉरेस्ट हेयर रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर बट येस डार्क ऑल्सो. इट रिजल्ट इन डार्क एंड डैम्प ग्राउंड इन द फॉरेस्ट ड्यू टू द डेंस फॉरेस्ट. यू नो कॉन्गो इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस. कहते हैं आप दिन के उजाले में भी कॉन्गो के जंगलों में आसानी से नहीं चल सकते हो, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस. नाउ शिफ्टिंग टू द वाइल्ड लाइफ एंड अदर थिंग्स. जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज हैं कॉन्गो में उनमें आपके क्या आते हैं, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, सैंडलवुड, रबर, सिंकोना, बैम्बू, पाम. ये उसके इम्पॉर्टेंट ट्रीज हैं जो ग्रो होते हैं वहाँ पर. Most of the trees have hardwood which is exported to the other countries. क्योंकि अच्छे पेड़ हैं बेटा, हाइट इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वुड हार्ड है, तो इसलिए एक्सपोर्ट भी किया जाता है अदर कंट्रीज में. अब देखो इतने सारे आपने पेड़ पढ़े, इसकी डेंसिटी पढ़ी, तो साइड में क्या मेंशन है, एवरग्रीन ट्रीज डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम. So they remain green throughout the year. It means कॉन्गो में क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है. और एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्री होते हैं ना बेटा वो कभी भी एक ही टाइम पे अपनी ट्रीज की लीव को शेड नहीं करते हैं, इसीलिए वो हमेशा हरे भरे नज़र आते हैं. ये आपके जो एग्जाम्पल है महोगनी, एबोनीस, रोजवुड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं. तो एक कैरेक्टरिस्टिक आपको और मिल गई कि कॉन्गो इज हैविंग द एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब चलते हैं एनिमल्स पे. वाइल्ड लाइफ, फौना कैसा है, एनिमल किंगडम कैसा है. कॉन्गो इज वेरी रिच इन द वाइल्ड लाइफ ड्यू टू द डेंस फॉरेस्ट. वाइल्ड लाइफ हेयर इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, birds, butterflies, monkeys, baboons, gorillas, chimpanzees and many more. The areas not with dense forest have hippopotamus, bears, rhino, elephants, wild buffalo, giraffe and many more life. Varied wildlife has earned Congo the name of the natural zoo of the world.
देखा आपने, पहले हमने क्या डिस्कस किया, हार्ट ऑफ डार्कनेस ड्यू टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट, कैनोपी वाले फॉरेस्ट, ठीक है। और अब इतनी इनरिच वाइल्ड लाइफ की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है बेटा। नाउ मूविंग टू द पीपल, कैसे और किस टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पे। अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन कॉन्गो लिव्स इन द कॉन्गो रिवर बेसिन, क्योंकि वहाँ से उन्हें पानी जो है ना ईजिली अवेलेबल हो जाता, इसलिए वो रिवर के आसपास रहते हैं। अब मोस्ट ऑफ द देम live in the villages. They wear cotton cloths due to the hot climate in the daytime. Now the people are very dark in complexion and they are having very short curly hair. The most important tribe which is living in the Congo is Bantu. Bantu वहाँ की important tribal community है. Apart from Bantu, there is Pygmies also, Nilotes also, Tutis also. The Pygmies are very short and dark people who lived by hunting and collecting food and roots. और बंतू क्या करते हैं, बंतू जो हैं बेटा वो भी पूरा का पूरा फॉरेस्ट के जो फूड प्रोडक्ट होते हैं ना उसके कलेक्शन पे डिपेंड करते हैं. एंड मोर ओवर बंतू इज द चीफ लैंग्वेज while French is the official language in the Congo. बंतू मोस्टली लोग बोलते हैं और फ्रेंच कॉन्गो की ऑफिशियल लैंग्वेज है. अदर लैंग्वेज स्पोकन इन द कॉन्गो इंक्लूड्स इंग्लिश, स्वाहिली, लिंगाला एंड किकोंगो एक्सेट्रा. नाउ मूविंग टू द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द कॉन्गो, क्योंकि जो लोग हैं ना बेटा मोस्टली क्या है रिवर बेसिन एरिया के साथ रहते हैं या फॉरेस्ट एरिया के साथ रहते हैं, तो उनका जो मेन काम है, मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है. फार्मिंग वो ज़्यादा करते हैं और मोस्टली जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती है. नाउ व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये भी समझना जरूरी है बेटा. देखो इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर some forest and land is cleared and crops are grown on it for 2-3 years. Then this land is abandoned and another tract of land is cleared for this purpose. मतलब क्या होता है ना, ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा उसे जला देते हैं, जंगल के आसपास का हिस्सा जला दिया तो जो उसकी राख बची उसको यूज़ कर लिया वहीं पे, और फिर उस पैच जो था वो लैंड जो था उस पर उन्होंने 3-4 ईयर के लिए खेती कर ली. खेती करने के बाद दे शिफ्ट टू द अदर प्लेस, उसको छोड़ दिया टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी. फिर जंगल में थोड़ा और आगे गए, फिर एक पैच क्लियर कर दिया. तो इस तरीके से वो शिफ्ट करते रहते हैं लैंड को अपनी एग्रीकल्चर के लिए. नाउ द मेन फूड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर मेज, राइस, मिलेट, कसावा एंड वेजिटेबल. एंड बेटा कसावा इज अ टाइप ऑफ रूट, एक तरीके की रूट है ये विच इज ग्राउंड इनटू द फ्लोर. It is their staple diet and banana is also an important food of Congo. चलो एग्रीकल्चर तो हमने डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं इंडस्ट्री पे. क्या कॉन्गो में डेवलपमेंट हो रहा है या सिर्फ एग्रीकल्चर चल रहा है? नहीं, इंडस्ट्रीज भी हैं बेटा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था साउथ पार्ट में प्लेट्यू रीजन भी है. सो प्लेट्यू रीजन इन द साउथ इज वेरी रिच इन द मिनरल्स. और कौन से मिनरल्स मिलते हैं? कोबाल्ट, मैग्नीज, टिन, copper, gold, silver, diamonds. Oh my God, many minerals are found in Congo. So mining is one of the chief occupation. जब इतने minerals मिल रहे हैं तो mining तो होगी, extract करने के लिए सारे minerals है ना. So most of the minerals are exported as there are not many industries. तो क्योंकि यहाँ पे इतने सारे minerals मिल रहे हैं ना, तो यहाँ क्या होता है कॉन्गो में, ये मिनरल्स निकाल के डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं दिखती हैं. अब हम बात करते हैं जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर हैं वो कौन सी हैं. फ्यू इंडस्ट्री यू कैन सी एट द कॉन्गो, दैट इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल, रबर, गुड्स, सोप इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, टोबैको एक्सेट्रा, which are centered in the large city mainly. Means if you are going to compare the Congo with the other countries, so very few industry you can see. और reason क्या है कि वो raw material को ही export कर देते हैं. And due to the dense forest, lumbering is an important occupation.
मीन्स वो वुड को काट काट के ना, जो पेड़ के तने होते हैं पूरा वुड बन जाता है ना, उसको वो बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं. And in these trees they are cut down and hardwood is exported to the other countries. Now Congo is rich in forest, minerals, water resource. तीनों ही हमने पढ़ लिया भाई, फॉरेस्ट भी है यहाँ पे, मिनरल्स भी हैं यहाँ पे, वाटर रिसोर्सेज भी हैं, तो बहुत अच्छी कंट्री होगी. नहीं, इट इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम ऑल्सो बेटा. फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन रैपिडली टू एक्सपोर्ट वुड. इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहाँ पे. There are not many industry to consume minerals, so they are exported. एक तो वो माइनिंग से जो चीज़ निकाल रहे हैं उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. रोड एंड रेलवेज हैड नॉट बीन डेवलप्ड येट. आज भी अगर आप कॉन्गो में देखोगे रोड और रेलवेज अच्छे से डेवलप नहीं हैं. सो द कॉन्गो रिवर इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन अ लार्ज स्केल. Dams have been made on the river at some places where hydroelectricity is generated. तो पानी से बिजली वो बनाना सीख गए हैं और वो बनाते हैं. Now moving to the important cities. कि कौन कौन सी important cities हैं कॉन्गो में. नंबर 1 उसकी कैपिटल सिटी कौन सी है वो? किनशासा. किनशासा कैपिटल भी है और कॉन्गो की लार्जेस्ट सिटी भी है. It stands on the Congo River and it has a river port and an airport also. Then after Kinshasa, the second important city is the Bukavu. Bukavu is a place of tourist interest. It has some industries also. The famous tourist spot here is the Lake Kivu. लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, इन्होंने इसे टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी डेवलप किया है. सो द थर्ड सिटी ऑफ कॉन्गो इज मतादी. मतादी इज अ सी पोर्ट एंड इज द चीफ सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. क्योंकि बेटा मतादी में इन्होंने सी पोर्ट को डेवलप किया है और सी पोर्ट से क्या होता है, आसानी से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जा सकता है. तो आप ये कह सकते हो कि सी पोर्ट की वजह से मतादी ज़्यादा डेवलप हो गया है. तो ये सारा हमने कॉन्गो के बारे में पढ़ा. Let's do the quick revision what you have understand. Number 1, Congo is located in Central Africa and it is in which region? Equatorial region. And which river is there? Congo River is there. Climate of Congo is hot and humid throughout the year. और कॉन्गो के पास क्या है? Dense forest, water resources and rich wildlife. Main occupation of the Congo's people are agriculture, mining and lumbering. And the Congo faces some problem also like lack of development. पढ़ा था ना हमने, रोड और रेलवेज अभी भी डेवलप नहीं हुई है अच्छे से. Lack of educational facilities. एजुकेशन अभी भी एक्सेसिबल नहीं है. Lack of industries, क्योंकि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाता है. Lack of railways and roadways. And moreover, the 3 important cities of Congo are किनशासा, बकावू एंड मतादी. सो बेटा ये सारा हमने पढ़ा कॉन्गो के बारे में. अब आपकी बारी, एक्सरसाइज अच्छे से कीजिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा.